गुड मॉर्निंग सभी शिक्षा शास्त्री मैं अध्ययन कर रहे छात्रों का यूट्यूब पर ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में स्वागत है। हम इस क्लास से पहले शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की पाठ्य पुस्तक है भाषा है पाठ्यक्रम। इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। इसके भाषा के जो विभिन्न कौशल है हमने उन कौशलों का अध्ययन किया। उसके अंदर एक वाचन कौशल था। उनके जब हम कौशलों का अध्ययन कर रहे थे तो वाचन कौशल आएगा, जिसका हमने सामान्य परिचय का अध्ययन किया। तो इस वाचन कौशल के अंदर सस्वर वाचन एवं मौन वाचन दो वाचन थे। उसमें से सस्वर वाचन का हमने अध्ययन कर लिया था कि जो लिखित सामग्री होती है उसको मुंह से उच्चारण करके बोलना, लय में बोलना, गति में बोलना, भाषण देना, सम्मेलन करना, ये सब सस्वर वाचन में थे। उसके महत्व को जाना कि सस्वर वाचन करने से विभिन्न प्रकार की जो शब्द उच्चारण होते हैं वो शुद्ध होता है। बालक का झिझक है, संकोच है, उनका निराकरण होता है। छात्रों की जो इंद्रियां हैं उनका विकास होता है। तो ये सब कुछ हमने सस्वर वाचन में पढ़ा। आज इस वाचन कौशल के अंदर हम मौन वाचन आज की क्लास के अंदर हम मौन वाचन का अध्ययन करेंगे कि मौन वाचन क्या होता है। तो सर्वप्रथम लिखित सामग्री को अपने मन के अंदर पढ़ना, उसमें से मुंह से आवाज भी निकालना, जो हमारे होस्ट होते हैं ये एक जगह स्थिर होना, हिलना नहीं, ये होता है मौन वाचन। तो जब बालक पाठ्य पुस्तक उसके समक्ष रखी होती है, उसको मन ही मन अध्ययन करता है, तो वो होता है मौन वाचन। केवल मन से पढ़ता है, आवाज नहीं निकालता है, वो आता है मौन वाचन के अंतर्गत। अब इस मौन वाचन के दो भेद हैं। मौन वाचन के दो भेद कि मौन वाचन कितने प्रकार का होता है। तो एक तो होता है द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन ध्यान रखना, सामान्य सी बात है। और एक होता है गंभीर मौन वाचन। मौन वाचन के दो भेद होते हैं, द्रुत मौन वाचन और दूसरा होता है गंभीर मौन वाचन। ये मौन वाचन के भेद हो गए। अब हम सबसे पहले इस द्रुत मौन वाचन के बारे में जानेंगे कि ये द्रुत मौन वाचन क्या होता है। तो द्रुत मौन वाचन शीघ्रतापूर्वक किया जाने वाला पठन, मतलब जिसको बहुत ही जल्दी से पढ़ लिया जाए, वो होता है द्रुत मौन वाचन। तो इसमें आ गया शीघ्रतापूर्वक पठन, कि जिसको बड़े आसानी से, बड़े जल्दी से पढ़ लिया जाता है,
वो होता है द्रुत मौन वाचन। इसका मूल उद्देश्य भाई द्रुत जो मौन वाचन होता है इसका मूल उद्देश्य होता है मनोरंजन करना और मनोरंजन के साथ साथ बालक के ज्ञान का भी विकास करना या ज्ञान को अर्जन करना, ये द्रुत मौन वाचन के अंतर्गत आता है। कि द्रुत जो मौन वाचन होता है वो शीघ्रता पूर्वक पठन का कार्य द्रुत मौन वाचन के अंतर्गत आता है। इसके साथ में बालक का मनोरंजन करना और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का अर्जन करना भी द्रुत मौन वाचन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो द्रुत मौन वाचन होता है यह विस्तृत होता है या इसे विस्तृत पठन भी कहा जाता है। इस पठन के मुख्य उद्देश्य कि द्रुत मौन वाचन को पढ़ने से या अध्ययन करने से इसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तो द्रुत मौन वाचन जो होता है इसका पहला उद्देश्य है सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। ये इसके उद्देश्य हैं। तो पहला आया कि सीखी हुई भाषा का अभ्यास, सीखी हुई भाषा का अभ्यास यह आता है द्रुत मौन वाचन के अंदर। इसके बाद में इसका दूसरा उद्देश्य कि सीखी हुई कोई भी सीखी गई भाषा का अभ्यास किया जा सकता है पाठ्य पुस्तक को सामने रखकर। इसके बाद साहित्य से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य है साहित्य से परिचय। तो साहित्य से भी परिचय हो जाता है। इसके बाद अवकाश का सदुपयोग कि कोई भी व्यक्ति या छात्र अवकाश के समय किसी भी प्रकार के साहित्य पत्र पत्रिकाएं या पाठ्य पुस्तक का मौन वाचन शीघ्र, द्रुत का मतलब होता है शीघ्र से उसका अध्ययन करके उस अवकाश के दिन का सदुपयोग अच्छे से कर सकता है। सूचनाएं का वो इसमें हो गया अवकाश का सदुपयोग। इसके बाद में सूचना को एकत्र करना। भाई विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती है उनको एकत्रित किया जा सकता है। इसके बाद मनोरंजन किया जा सकता है। तो ये थे द्रुत मौन वाचन के उद्देश्य। कौन कौन से कि सीखी हुई भाषा का अभ्यास किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इन सब का परिचय को जाना जा सकता है और अवकाश के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है। सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है और मनोरंजन किया जा सकता है। ये था हमारे द्रुत मौन वाचन के उद्देश्य। इसके बाद में दूसरा आता है गंभीर मौन वाचन। नाम से ही स्पष्ट होता है कि गंभीर मौन वाचन क्या होता है। तो गहन जो पठन होता है वो ही गंभीर मौन वाचन कहलाता है। और पठन सामग्री का एक निश्चित सीमित मात्रा में, भाई कोई भी हमारे पास में पठन सामग्री है तो पठन सामग्री का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक होता है, विशाल होता है। लेकिन किसी भी बालक या व्यक्ति के पास में एक निश्चित या एक सीमित मात्रा के अंदर जो पठन किया जाता है वो गंभीर पठन के अंतर्गत आता है या उसे हम गंभीर पठन कहते हैं। दूसरे विषय में इसे गंभीर पठन को कहा जाता है कि या इस विषय के बारे में कहा
कहा जाता है कि गहन पठन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, अर्थ, व्याकरण का विशद विवरण आदि के लिए ज्ञान युक्त सचेतन पठन ही गंभीर मौन पठन कहलाता है। कि गहन पठन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया या उसका अर्थ या व्याकरण का विशद विवरण आदि के लिए ज्ञान युक्त सचेतन, मतलब पूरे मन से जो किया जाने वाला पठन है वो ही गंभीर मौन पठन के अंतर्गत आता है या कहते हैं। तो ये हो गया हमारा गंभीर मौन पठन। इसके बाद में गंभीर मौन पठन के प्रमुख उद्देश्य जैसे भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचनाओं को एकत्रित करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, ये सब आता है गंभीर मौन पठन के उद्देश्यों के अंतर्गत। तो हमने आज जाना कि मौन पठन के अंदर द्रुत और गंभीर मौन पठन क्या होते हैं और इनके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या। इसके बाद में आगे हमारा टॉपिक है मौन पठन के तत्व। मौन पठन के तत्व की मौन वाचन या मौन पठन के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो गंभीर या द्रुत मौन पठन का अध्ययन हमने कर लिया। इसके बाद भी मौन पठन के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मौन पठन के प्रमुख तत्व जैसे उचित आसन तथा उचित मुद्रा, उचित आसन या मुद्रा की मौन पठन करते समय हमारा जो बैठने का तरीका है, हमारा आसन है या हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसकी क्या स्थिति रहनी चाहिए कि बालक एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार का बेंड नहीं होना चाहिए और तो हमारे पैर और 90 डिग्री के आंगन के अंदर होने चाहिए। इस प्रकार से मौन वाचन करेंगे तो अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी अगर उचित आसन या मुद्रा के अंदर हम मौन वाचन करेंगे तो। इसके बाद इसका दूसरा तत्व है परिचित शब्दावली। कि मौन पठन करने के लिए जो पाठ्य सामग्री है वो परिचित होनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का नई पाठ्य सामग्री का उपयोग करते हुए मौन वाचन करोगे तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, पढ़ने के अंदर आपका मन नहीं लगेगा। तो किसी भी प्रकार के मौन पाठन करने के लिए परिचित शब्दावलियों का होना अति आवश्यक है। इसके बाद एकाग्रता। कि मौन वाचन या मौन पठन करने के लिए छात्र एकाग्र होना चाहिए, मतलब उसका ध्यान जो पाठ्य वस्तु पढ़ रहा है उसी के ऊपर होना चाहिए। अगर छात्र या बालक जब मौन वाचन कर रहा हो तब अगर उसका ध्यान एक जगह पर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो मौन वाचन करने का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद में इसके अंदर आता है धैर्य। भाई मौन पठन के तत्व पढ़ रहे, उचित आसन हो गया। इसके बाद में इसमें परिचित शब्दावली हो गई। इसके बाद में एकाग्रता हो गई। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि धैर्य होना चाहिए। छात्र को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो धैर्य का परित्याग कर देता है। तो मौन वाचन जब हम करते हैं तो बालक को धैर्य रखना चाहिए, विषय को बार बार पढ़ना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो
भी अपने धैर्य का संतुलन होना नहीं चाहिए। तो अगर धैर्य से अगर हम मौन वाचन करेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद में अर्थ का बोध। भाई जब हम मौन वाचन कर रहे हैं तो मौन वाचन के अंदर उन अर्थों का बोध होना चाहिए। इसके बाद में मौन वाचन करने के लिए जो वातावरण है वो एकदम शांत चाहिए। तो मौन वाचन के लिए अगर जैसे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है शांत वातावरण की। हमारे जब भी हम मौन वाचन करें उसका आसपास का जो वातावरण है वो एकदम शांत होना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे आगे मौन वाचन के अंदर दोष की बात तो सबसे जो मुख्य बिंदु है कि अशांत वातावरण है। आज इस वर्तमान युग के अंदर शांत जो वातावरण है वो कहीं पर भी मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और मौन वाचन के लिए सबसे जो जरूरी है तत्व वो है शांत वातावरण, कि आपके आसपास किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होगा, तो आपका ध्यान एकाग्र होगा इसके अंदर मौन वाचन के अंदर। तो शांत वातावरण चाहिए। इसके बाद में मैं आपको एक इसी विषय में विषय जोड़ता हूँ कि स्वर वाचन हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा मौन वाचन। तो इन दोनों वाचनों के अंदर क्या भेद है? तो जैसे नंबर 1 मेन टॉपिक, तो जैसे स्वर वाचन, इसमें क्या होता है कि बालक की झिझक है, बालक का संकोच है, या बालक की जो हिचकिचाहट है, इनका निराकरण होता है स्वर वाचन से। भाई बालक बोलना सीखता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर है तो वो स्वर वाचन करने से दूर होता है। और इसके विपरीत मौन वाचन के अंदर क्या होता है कि इसको करने से थकान कम होती है और श्रम की बचत होती है। अब इसलिए क्योंकि स्वर वाचन करता है तो बालक को जोर जोर से बोलना पड़ता है, उससे थकान भी अधिक होती है और श्रम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें हमारी जो इंद्रियां होती है ज़्यादा काम में ली जाती है। लेकिन जब मौन वाचन करते हैं तो एकदम शांत होकर बैठने पड़ते, इसलिए उसमें थकान भी नहीं होती है और समझ में भी जल्दी आता है। इसके बाद में शब्दोच्चारण, स्वर वाचन के अंदर क्या होता है कि शब्दोच्चारण जो होते हैं वो शुद्ध होता है और शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। भाई स्वर वाचन के अंदर क्या है कि हमें उचित लय, गति, बलाघात से शब्दों को बोलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है। और जो मौन वाचन होता है इसके अंदर कम समय में, भाई उसमें अगर शब्दों का उच्चारण करेंगे और उचित बलाघात नहीं लगाएंगे तो अधिक समय लगेगा। इसके विपरीत मौन वाचन में कम समय में अधिक पढ़ा जा सकता है। इसके बाद छात्रों की जो इंद्रियां है या जो ध्वनि यंत्र है या उसका मस्तिष्क है, तीनों प्रशिक्षित होते हैं इससे स्वर वाचन से। अरे छात्रों की दृश्येंद्रियां, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और मस्तिष्क की शक्ति, इन तीनों का प्रशिक्षित होता है इससे स्वर वाचन से। और मौन वाचन के अंदर क्या होता है कि दैनिक जीवन में ये बहुत ही उपयोगी है। क्यों कि इसमें वातावरण शांत रहता है। जब हम जैसे मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ स्वर वाचन के साथ में, तो इससे क्या है कि वातावरण अशांत रहता है। और इसके विपरीत मौन वाचन का भी मैं अध्ययन करवाऊंगा कि सभी छात्र मौन वाचन करेंगे मेरे साथ में तो एक ऐसे शांत मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, तो दैनिक जीवन में शांत वातावरण रहता है। इसके बाद मौन वाचन के अंदर वाचन के साथ साथ
वाचन भी किया जाता है। और इसमें वाद विवाद भाषण इन चीज़ों के अंदर छात्र निपुण होता है, क्योंकि उसकी बोलने की शक्ति का विकास होता है। और सहस्वर वाचन प्रारंभिक स्तर पर विशेष महत्वपूर्ण है, और जो मौन वाचन है ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक का विकास जैसे जैसे बालक का विकास होगा वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का भी विकास होगा। इसके बाद सहस्वर वाचन के अंदर बालक नवीन शब्दों, सुक्तियाँ, मुहावरे से परिचित होता है। और मौन वाचन के अंदर यह मस्तिष्क और नेत्रों के द्वारा संपूर्ण किया जाता है। भाई आपका मस्तिष्क सक्रिय रहना चाहिए, आपकी नेत्र चक्षु सक्रिय होनी चाहिए, बस तब मौन वाचन किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये विषय था मौन वाचन। इसमें हमने मौन वाचन के भेद पढ़े, द्रुत मौन वाचन और गंभीर मौन वाचन, इन दोनों के उद्देश्य पढ़े। इसके बाद मौन वाचन के तत्व पढ़े। उसके बाद में हमने मौन वाचन और सहस्वर वाचन के अंदर अंतर स्पष्ट किया। तो आज की